नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नज़र थी। उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस मुलाकात से यूक्रेन वार को लेकर कोई ठोस रास्ता निकलेगा या कम से कम टेंशन को कम करने वाला कोई सिग्नल सामने आएगा। लेकिन हकीकत यह रही कि मीटिंग खत्म हुई बिना किसी डील के। न सीज फायर पर एग्रीमेंट बना, न ही नाटो के एक्सपेंशन या रसिया की कोर कंडीशन पर कोई समझौता हुआ। और यही नो डील इस वक्त की सबसे बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि इसका मतलब है कि रसिया और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट अभी और लंबा चलने वाला है। और अब सवाल यह है कि इसका असर इंडिया पर कैसे पड़ता है। इंडिया आज उस पोजीशन में है जहां उसे रसिया और अमेरिका दोनों के साथ रिलेशंस बैलेंस करने हैं, और दोनों ही रिलेशंस हमारे लिए बेहद क्रूशियल हैं। रसिया हमारी एनर्जी नीड्स का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। अगर हम अगस्त की डेटा को उठाकर देखें तो इंडिया ने लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे रूसी क्रूड ऑयल खरीदा। ये कोई स्मॉल नंबर नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हमारी रिफाइनरीज अब अपनी कैपेसिटी और कास्ट स्ट्रक्चर को रसिया पर डिपेंड करके ऑप्टिमाइज कर रही हैं। और इसका रीजन क्लियर है, रसिया से मिलने वाला ऑयल चीप है, स्टेबल है और वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद लगातार मिल रहा है। इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए ये एनर्जी सिक्योरिटी का बेस बन चुका है। लेकिन अगर हम अमेरिका की नज़र से देखें तो पिक्चर बिल्कुल अलग है। वाशिंगटन को लगता है कि रसिया से इंडिया की ये ग्रोइंग परचेज पुतिन की इकोनॉमी को ऑक्सीजन देती है। इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इंडिया पर टैरिफ का प्रेशर बना रहा है। हाल के हफ्तों में तो उन्होंने हिंट भी दिया कि इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% तक ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह स्टेप इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के अंदर ही कई वॉइसेज उठ रही हैं जो कह रही हैं कि इंडिया पर टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकेंगे। डेमोक्रेटिक पैनल ने क्लियरली कहा है कि यह पॉलिसी इनइफेक्टिव है और उल्टा यूएस इंटरेस्ट को ही हर्ट कर सकती है, क्योंकि इससे इंडिया के साथ ट्रस्ट में क्रैक आता है। और इंडिया की दुविधा यही है, एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है, दूसरी तरफ हमारी नीड्स और नेशनल इंटरेस्ट है। एनर्जी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, खासकर तब जब रसिया हमें स्टेबल सप्लाई और डिस्काउंटेड बैरल दे रहा है। अगर इंडिया अचानक रसिया से डिस्टेंस बना ले तो इसका डायरेक्ट असर हमारी इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट और आम आदमी की पॉकेट तक पड़ेगा। हमारी रिफाइनरीज खास तौर पर उरल्स ग्रेड के लिए कॉन्फ़िगर की गई हैं, और अगर हमें अचानक मिडिल ईस्ट या अफ्रीका के सप्लायर से रिप्लेस करना पड़े तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे डोमेस्टिक प्राइसेज भी ऊपर जाएंगी। यानी अमेरिका की पॉलिसी और इंडिया की नीड्स में एक स्ट्रेट टकराव है। यही वजह है कि इंडिया ने अपने ऑप्शन ओपन रखे हैं। हमारी स्टेट रिफाइनरीज और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के मिक्स से काम कर रहे हैं। कुछ कंपनियां टाइम टू टाइम रूसी शिपमेंट्स को रीनेगोशिएट कर लेती हैं, तो कभी अल्टरनेटिव ग्रेड्स जैसे मर्बन या वेस्ट अफ्रीकन क्रूड की परचेज बढ़ा देती हैं। ये इंडिया का साइलेंट डाइवर्सिफिकेशन है। इसका पर्पज ये नहीं है कि हम रसिया को छोड़ रहे हैं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि इंडिया सिर्फ एक सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर कल को कोई मेजर शॉक आता है तो हमारे पास बैकअप मौजूद है। और इस बीच चाइना का एंगल भी फ्रेम में जुड़ गया है। ट्रंप ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके टर्म के दौरान चाइना ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। यह स्टेटमेंट अमेरिका को टेम्पररी रिलीफ तो जरूर देता है, लेकिन इंडिया के लिए इसका दूसरा मतलब है। अगर अमेरिका को एशिया पैसिफिक में फिलहाल ताइवान क्राइसिस का डर कम दिख रहा है तो उसकी पॉलिटिकल एनर्जी और भी ज़्यादा रूस और इंडिया पर फोकस हो सकती है। यानी इंडिया पर प्रेशर बढ़ सकता है कि वो रसिया से डिस्टेंस बनाए। तो अब सवाल है कि इंडिया आगे क्या करेगा। देखिए, ये क्लियर है कि इंडिया किसी भी सिचुएशन में रसिया से पूरी तरह से डिस्टेंस नहीं बना सकता। हमारी इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी इसके बिना नहीं चल सकती। लेकिन इंडिया अमेरिका को नाराज करने का रिस्क भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे कई सेक्टर्स में इंडिया यूएस कोऑपरेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और यही बैलेंस इस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक चैलेंज है।
इंडिया को यह शो करना होगा कि रसिया से एनर्जी परचेज सिर्फ हमारी नीड है, कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं। साथ ही अमेरिका के साथ हमें यह बैलेंस मैनेज करना होगा कि अदर सेक्टर्स, टेक, डिफेंस, सप्लाई चेन में हमारा कोऑपरेशन इतना डीप हो जाए कि टैरिफ जैसी पॉलिटिक्स का असर लिमिटेड हो जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को लगातार ये नैरेटिव स्ट्रांग करना होगा कि हमारी एनर्जी परचेज सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगर इंडिया की एनर्जी नीड्स पूरी नहीं होगी तो इसका असर सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि इमर्जिंग इकोनॉमीज और ग्लोबल मार्केट तक जाएगा। ओवरऑल अलास्का समिट से यह क्लियर हो गया है कि अमेरिका और रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग टर्म चलने वाला है। अमेरिका अपने इकोनॉमिक वेपन टैरिफ के जरिए इंडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया की स्ट्रेटजी क्लियर है। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा और चाइना का एंगल इस कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। अब इंडिया को उसी लाइन पर टिके रहना होगा जिस पर वो पिछले कुछ सालों से आगे बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, डेटा और फैक्ट्स पर बेस एनर्जी पॉलिसी और मल्टीपोलर रिलेशंस को बैलेंस करने की आर्ट, यही इंडिया की असली स्ट्रेंथ है और यही आने वाले महीनों में ग्लोबल पावर बैलेंस को डायरेक्शन देने वाला सबसे क्रूशियल फैक्टर साबित होगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में शुरू हुई थी? ए पर है गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।